नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों के बड़े खुलासों की। संसद में चौतरफा घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे दिल्ली चुनाव पर बन रहे सियासी समीकरणों को, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव के बड़े हमले को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बिहार में गरमाई राजनीति को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। यूजीसी ड्राफ्ट के खिलाफ नहीं थम रहा विवाद। जंतर मंतर पर डीएमके के प्रोटेस्ट में शामिल हुए राहुल अखिलेश, छात्रों की मांग का किया समर्थन। दिल्ली के एग्जिट पोल्स पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा, बोले दिल्ली में हम जीत रहे, हमारी गारंटी जीत रही। 7 जनवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट मीटिंग। नए आयकर बिल को लेकर मिल सकती है मंजूरी, सोमवार को हो सकता है संसद में पेश। महाकुंभ भगदड़ मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने आम जनता से मांगी जानकारी। लोगों से 10 दिन के अंदर बयान देने की अपील। हादसे पर 50 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा। शेख हसीना के घर पर बोला धावा। शेख मुजीबुर रहमान के मेमोरियल पर भीड़ ने किया हमला। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। भारतीय प्रवासियों के मामले पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। अमेरिका से लौटे भारतीयों के साथ सुलूक को लेकर मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका से लौटे भारतीयों के खुलासे ने खलबली मचा दी है। ऐसे में मोदी सरकार पर सवालों की बौछार होनी शुरू हो गई है। तो अमेरिका से लौटे भारतीयों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भारतीय प्रवासियों के लिए सख्त रुख इख्तियार किए हुए, जिसका अंदाजा अमेरिका से रिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया से लगाया जा सकता है। दरअसल 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर 104 भारतीय प्रवासियों को लेकर पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इन्हीं में से कई भारतीयों ने मीडिया के सामने खुलासा किया है कि अमेरिका से भारत लौटने के क्रम में उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। इन्हीं में मौजूद हरविंदर सिंह और जसपाल सिंह ने बताया कि अमेरिका से भारत लाने तक उन्हें लगभग 40 घंटों तक हथकड़ी लगाकर रखा गया। उनके पैर जंजीरों से बंधे रहे थे। बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्हें खुद को घसीटकर वॉशरूम तक ले जाने दिया गया। कदों पता लगा भी इंडिया आ गई? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। इस मामले पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरविंदर बताते हैं कि अमेरिकी क्रू के लोग शौचालय का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर धकेल देते थे। पूरी यात्रा के दौरान उन्हें कई बार सीट से 1 इंच तक भी नहीं हिलने दिया। 40 घंटों तक वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। उन्हें हथकड़ी लगाकर खाने को मजबूर किया गया। उन्हें सुरक्षा कर्मियों से आग्रह किया कि कुछ मिनटों के लिए हथकड़ी हटा दे ताकि वो ठीक से खाना खा पाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का कहना है कि ये सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाला था। वहीं पूरे मामले पर पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बच्चों को छोड़कर विमान में सभी को हथकड़ी लगाई गई थी। कुछ महिलाएं रो रही थी। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को दाल चावल रोटी और सब्जी के साथ गर्म भोजन की थाली दी। बच्चों को बिस्किट, जूस और रंग भरने वाली किताबें दी गई। कई लोग इस यात्रा के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे और कई लोग शर्मिंदा थे। उनकी काउंसलिंग भी कराई गई। अधिकारी ने यह भी बताया कि कई लोगों ने अपने भयानक अनुभवों के बारे में बताते हुए कहा कि उनके निर्वासन के बारे में उनके परिवार को ना बताया जाए। डिपोर्ट किए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए थे। इस तरह अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा विपक्ष इस पर लगातार सवाल कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब 13 फरवरी को पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय मीडिया में ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन अप्रवासी भारतीयों के साथ हुए सुलूक पर हर कोई खामोश है, जो भयावह है। संसद के बजट सत्र में भी विपक्ष ने अमेरिका में अवैध रूप से रहे भारतीयों के निर्वासन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बाद विपक्ष ने संसद परिसर के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से एस जयशंकर को आकर जवाब देना पड़ा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ हादसे पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार अब अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के निर्वासन के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इसी कड़ी में संसद सत्र के 5वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर खूब हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की जोर शोर से मांग की। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विपक्ष के तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। नहीं सहेंगे।
लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान भारतीयों की डिपोर्ट का मुद्दा जोर से उठाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासित करने के तरीके को गलत बताया और सरकार की आलोचना की। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मुद्दे पर जवाब दें। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरीके से 100 से ज्यादा भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा गया है वो पूरी तरह से अमानवीय है। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अमेरिका से जो लोग यहाँ आएंगे तब सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये इन्हें देश को बताना पड़ेगा। इस तरह विपक्ष के एक के बाद एक किए सवालों पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। नियमों के तहत ही अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया है। डिपोर्ट करना अमेरिका की नीति है। हर साल बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लोग वहां पर जाते हैं। उन्होंने कहा भारतीय प्रवासी अमानवीय हालात में फंसे थे। अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस स्वदेश भेजा जाता है। हमारे कई नागरिक गलत तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। अवैध प्रवासियों को वापस लाना ही था। उन्हें पहले बार नहीं लाया गया, ये पहले भी हो चुका है। यानी विदेश मंत्री ने मोदी सरकार का इस मुद्दे पर पूरी तरीके से बचाव करते हुए अमेरिका से लौटने वाले भारतीयों को सही बताया। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी मुद्दे पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, खुद तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर और कुछ क्या सामने आता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। 8 तारीख यानी कि कल दिल्ली के दंगल का फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा, जिसमें पता लगेगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। दिल्ली का इस बार का चुनाव कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच तमाम एग्जिट पोल्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि क्या कहता है दिल्ली का ये चुनाव। चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता पर उठते सवालों और बीजेपी पर लगे धांधली के आरोपों के साथ ही दिल्ली में बीते दिन यानी 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हुआ। इस बार चुनाव में लगभग 60% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं चुनाव के बाद ही तमाम एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई है। कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनने का पूर्वानुमान बताया जा रहा है, तो कई एग्जिट पोल में आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर की बात की जा रही है। वहीं कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी का अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हर किसी को 8 फरवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के अनुसार आपको 32 से 37 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी 35 से 40 सीटों के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। इस सर्वे के अनुसार आपको 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 39 से 44 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस 2-3 सीट हासिल कर सकती है। वहीं पोल डायरी के सर्वे में भी बीजेपी को बहुमत मिलते दिख रहा है। इस पोल के मुताबिक आपको 18 से 25 सीटें मिल सकती, जबकि बीजेपी 42 से 50 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती दिख रही है। कांग्रेस को 0 सीटें मिलने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर इन एग्जिट पोल्स में आप पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि पिछले 2 बार के चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स फेल साबित हुए हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी की रणनीति और बढ़त के चलते आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, जिसमें माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सभाओं ने चुनाव में खासा असर डाला है। वहीं ईमानदार छवि रखने वाली आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के सफर ने काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में देखना होगा कि इन एग्जिट पोल्स का कितना असर चुनावी नतीजों में दिख सकता है। दिल्ली के साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो गए। अब 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव को लेकर सपा की तरफ से धांधली के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की साख पर उठ रहे सवालों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ये बयान दिया, जिसके बाद एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सपा मुखिया ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, ये भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव का यह बयान उस वक्त सामने आया जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा सरकार के इशारे पर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई। भाजपा और प्रशासन ने कई जगहों पर फर्जी वोटिंग की और जमकर धांधली की गई। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डराया धमकाया गया।
भाजपा ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। भाजपा के गुंडों ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने भाजपा के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में कई बूथों पर प्रशासन और बीएलओ ने फर्जी मतदान कराया। भाजपा के सत्ता संरक्षित लोगों ने बाहर के गुंडों को बुलाकर फर्जी मतदान कराया। बूथ संख्या 158 पर एसडीएम ने खुद बूथ कैप्चरिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की। आयोग से मामले की संज्ञान को लेकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई। पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं के बीच डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित किया। भाजपा के समर्थकों ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने फर्जी मतदान किया। इस तरह चुनाव में धांधली को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर विस्फोटक बयान देकर इस मामले को और बड़ा कर दिया है। ऐसे में देखना होगा सपा मुखिया के बयान पर चुनाव आयोग का क्या एक्शन आता है। दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। हर किसी का फोकस इस वक्त बिहार में है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार के राज्यपाल से हुई मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इसी के साथ कई राजनीतिक उलटफेर ने भी बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह है राज्यपाल की नियुक्ति के बाद से लगातार बड़े नेताओं से उनकी मुलाकातें। इस बार उनकी मुलाकात बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हुई है। दरअसल दिल्ली में चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव तड़के सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है। बता दें, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से तेजस्वी यादव की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार में दौरे पर थे। ऐसे में एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई। हालांकि दोनों के बीच मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव राज्यपाल को ज्ञापन देने गए थे। इसमें राज्य के मुद्दों का जिक्र था, लेकिन मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ पक रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये कोई बड़ी राजनीतिक दांव हो सकता है या सिर्फ औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। दरअसल राज्यपाल के साथ मुलाकात पर इसलिए भी चर्चाएं की जा रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस सिलसिले में उनकी ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से की जाने लगी है। बताते चले, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य में सियासी उलटफेर के बादल मंडरा रहे हैं। कई सियासी पंडितों का मानना है कि बिहार में इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ सियासी समीकरण बनते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।